पंडित जी, शादी की सारी सामग्री आ गई है, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? सर्वोत्तम, उत्तम व्यवस्था। तो पंडित जी, शादी की विधि शुरू करने में और कितना टाइम है? हो गया है मुहूर्त। वर वधू को बुलाइए। पांचों वर वधुओं को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाएं। वर वधू एक दूसरे को माला पहनावे। वागरथायुधं प्रक्तो वागर। दीक्षा क्या हुआ बेटा? दीक्षा दीक्षा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? दीक्षा दीक्षा क्या हुआ? दीक्षा 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 क्या हुआ बेटा? दीक्षा दीक्षा क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ बोलो। बोलो बेटा। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। दीक्षा गले में गले में गले में गले में क्या? बेटा बेटा बोलो ना। दीक्षा कुछ बोलो ना बेटा। डॉक्टर बस 5 मिनट पे आ रहा है। दीक्षा कुछ बोलो बेटा। अरे अरे कोई पानी ला जल्दी से। दीक्षा 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 क्या हुआ तुम्हें? दीक्षा 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 आंखें खोल। दीक्षा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। दीक्षा ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई। इस सीआईडी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सर मैंने आपको फोन किया था, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरा नाम दिनेश है। ये देखिए। आइए, तो आप लोग साइड में जाइए प्लीज। प्लीज और साइड में जाइए। आइए आइए। पूरा एरिया सील करवा दो। यस सर। चेहरा तो बिल्कुल सूज गया है। लाल हो गया सर, ऐसा लग रहा है किसी जहरीली चीज ने काटा हो इसे। आपके साथ शादी होने वाली थी दीक्षा की? जी हाँ, मेरा नाम अनुज है। अनुज ये बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सर पहले पंडित जी ने हम सबको मंडप में बुलाया, फिर विधि के अनुसार मैंने और दीक्षा ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर हम फेरे पूरे ही करने वाले थे कि उससे पहले ही दीक्षा अचानक चिल्लाई और मंडप में गिर गई। अचानक? जी
अचानक। फिर कुछ कहा उस वक्त उसने? कुछ बोला? जी कुछ कहा तो नहीं, काफी काफी बेचैन हो गई थी, पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। और सिर्फ इतना ही कह रही थी कि उसके गले में कुछ क्या? गले में क्या? मैंने वही पूछा था दीक्षा से, लेकिन उसके पहले उसने दम तोड़ दी। आप दीक्षा की? मैं दीक्षा की चाची रीमा, और ये मेरे पति हैं सूरज। और दीक्षा के माँ बाप? वो इस दुनिया में नहीं रहे, हम दोनों ही उसके लिए सब कुछ थे। सर एक लड़की हंसी खुशी आती है शादी के मंडप में फेर लेने के लिए, अचानक कुछ होता है और 2 मिनट में इसकी मौत हो जाती है। रेडी, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। देखिए, हम समझते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, पर तहकीकात करनी तो जरूरी है। कोई बात नहीं ऑफिसर। कि आप लोग दीक्षा के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी देंगे, हमें इस केस में उतनी मदद मिलेगी। दीक्षा एक बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हर लड़की की तरह वो भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी होने वाली है। बस शादी के वक्त अपने माँ बाप को याद करके थोड़ा भावुक हो गई थी वो। आपने कहा कि फेरे लेते वक्त दीक्षा को कुछ हुआ, वो अचानक चिल्लाई और मंडप में गिर गई। जी, और अपना गला पकड़ रही थी, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अच्छा, दीक्षा को कोई बीमारी थी क्या? आई मीन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह? नहीं ऑफिसर, उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। ऐसा हुआ क्या होगा इस दीक्षा के साथ? इस शादी के मंडप में उसे दम तोड़ना पड़ा। हाँ सारुण, कुछ पता चला किस वजह से मौत हुई दीक्षा की? बॉस, दीक्षा की मौत ना तो किसी किस्म के जहर से हुई है, ना ही किसी हथियार से हुई। तो फिर? बॉस, इस लड़की की मौत एलर्जी से हुई, प्रत्युर्जल, सीवियर एलर्जी। एलर्जी से? हाँ बॉस, इस लड़की का पूरा शरीर लाल हो गया। ये देखिए, इसके हाथों पर, इसके चेहरे पर ये रैशेज हो गए। और ऐसा तभी होता है जब शरीर किसी ऐसी चीज के संपर्क में आता है जो उसके शरीर को बर्दाश्त नहीं होता, और उसी की वजह से इतना जबरदस्त रिएक्शन होता है। मगर एलर्जी किस चीज की हुई है इसे? ये तो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन इंसान को तो किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। किसी किसी को धूल से, परफ्यूम से, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होती है। मूंगफली, दही, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब शादी में इसने कुछ ऐसा खाया या सूंघा है जिसकी वजह से इतना घातक रिएक्शन हुआ है इसे? हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से इसका विंड पाइप, सांस लेने की नली इतनी बुरी तरह से सूज गई कि ये बेचारी सांस भी नहीं ले पाई। वहीं की वहीं इसकी मौत हो गई। तो फिर क्या क्या खाया इसने सारुण के, जिसकी वजह से इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? बॉस, अभी तक इसकी ऑटोप्सी नहीं की है। ऑटोप्सी करने के बाद पता लगेगा कि इसे किसी खाने की चीज से एलर्जी हुई है या नहीं। सर, दीक्षा की आंटी बता रही थी कि मंडप में आने के बाद अचानक इसे कुछ हुआ। ये इसने अपना गला पकड़ लिया, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक गिर गई और फिर इसकी मौत हो गई। मगर अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर दीक्षा को किसी बात की, किसी चीज की एलर्जी थी, तो ये बात उसके अंकल आंटी को तो पता होनी ही चाहिए थी, है ना? आप लोग दीक्षा की मौत की वजह का कुछ पता चला? हाँ, क्या पता चला? क्या हुआ तो मेरी बच्ची को? एलर्जी। एलर्जी? कैसी एलर्जी? क्या दीक्षा को किसी चीज से एलर्जी थी? किसी चीज से उसे उत्तेजना होती हो, जिससे जलन या परेशानी होती थी उसे? देखिए, मंडप में भी दीक्षा किसी ऐसी ही चीज के संपर्क में आई थी जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई और वो एलर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती सर?
यही पता करने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग साथ में रहते थे तो आपको तो पता ही होगा कि उसे किन किन चीज़ों से एलर्जी थी। जैसे कुमकुम, धुआं या फिर फूल वगैरह। धूप और अगरबत्ती तो वो रोज करती थी, और पूजा के बाद पहले अपने माथे पर और फिर हम दोनों के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती थी। कोई और वस्तु जो उस दिन शादी के मंडप में मौजूद हो जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई हो? मुझे नहीं लगता सर कि इन्हें कुछ पता होगा, क्योंकि अगर इन्हें कुछ पता होता तो वो वस्तु वहाँ रहने क्यों देते सर? और क्या, उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। उसने एक बार इशारा भी कर दिया होता तो हम उस चीज को वहां से तुरंत हटवा देते। तो सर फिर पता कैसे चलेगा कि दीक्षा को किस चीज से एलर्जी हुई थी? एक किस्सा हुआ था उसके साथ। कैसा किस्सा? कहाँ? कुछ दिनों पहले हम जब होटल में खाना खाने गए थे तो अचानक वो बेचैन हो गई थी। हाँ सर, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और गला भी सूखने लगा था। तो आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि क्या हुआ था उसे? पूछा था हमने, तो उसने कहा कि किसी खाने की खुशबू की वजह से परेशानी हुई है। ये किस खाने की वजह से हुआ था? सर ये तो हमने नहीं पूछा। उसने कहा कि वो अब ठीक है, तो हमने इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया। सर, हो सकता है दीक्षा को किसी सब्जी या फल की एलर्जी हो। हाँ सर, और उसने गलती से वो खा लिया और उसकी मौत हो गई। अगर ऐसा कुछ खाया होगा तो दीक्षा के पेट में जरूर उस चीज के अंश मिलेंगे। नहीं दया, दीक्षा के पेट में खाने की कोई भी चीज नहीं मिली। उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे लगता है दया, शादी के हॉल में जो बाकी की चीजें थी जैसे पूजा का सामान वगैरह, उनमें से ही किसी चीज की वजह से दीक्षा को एलर्जी हुई। हाँ, ओके बाय। ये अनुज, दीक्षा के मंडप के नीचे की हर एक चीज का सैंपल ले लो। ये फल फूल, विधि की सामग्री, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर, अगर दीक्षा को हवन कुंड से निकलने वाले धुएं से एलर्जी थी तो उसका तो सैंपल मिलेगा ही नहीं। निखिल, ये हवन कुंड के अंदर बची हुई लकड़ियां हैं ना, उनका भी सैंपल ले लेना। सर क्या हुआ था, कुछ पता चला दीक्षा? मैं साहब, तहकीकात जारी है। आप ये बताइए, आप इस फंक्शन के दौरान पूरे टाइम यहीं पे थे? जी सर। तो मुझे हर चीज की डिटेल्स चाहिए। ये दूल्हा दुल्हन यहाँ पे कब आए थे, क्या विधि हुई और कितने कपल्स की शादी थी? सर 5 कपल्स की एक साथ शादी होने वाली थी। दोपहर में करीब 1 बजे वर वधू अपने अपने संबंधियों के साथ आ गए थे, लंच किया, उसके बाद अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। फिर फेरों के समय उन्हें बुलाया गया। वर ने वधू को, वधू ने वर को वरमाला पहनाई। पंडित जी ने उसके बाद फेरों की रस्म चालू कर दी। ये शादी की विधि की सामग्री कौन लाया था? मैं लाया था सर। पंडित जी ने जो लिस्ट दी थी उसे ऑर्डर करके हमने पहले ही मंगवा लिया था। आप लेकर आए थे? जी। मिस्टर दिनेश, मैं आपको एक बात बता दूं। दीक्षा ने इस मंडप के नीचे किसी चीज को हाथ लगाया जो उसके लिए घातक साबित हुआ। फिलहाल तो हम यहाँ के सारे सैंपल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको भी ब्यूरो में आना पड़ेगा। फूलों की माला में ये सर, ये देखिए। क्या हुआ? देखिए, मशरूम्स। मशरूम? दीक्षा की वरमाला में मशरूम? ओह, तारिका, इसका मतलब इस दीक्षा को मशरूम से एलर्जी थी। क्या हुआ सारंगी, तेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? मशरूम की वजह से। मशरूम की वजह से? हाँ, और बॉस, इन्हीं मशरूम की वजह से दीक्षा की मौत हुई। क्या? मशरूम से मौत? बड़ी अजीब बात है। हाँ, और ये मशरूम्स हमें दीक्षा की वरमाला में से मिले। दीक्षा की वरमाला में मशरूम कैसे हो सकता है? हो सकता है, तारिका जी ने कहा तो सही कहा होगा। क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कुछ प्रॉब्लम? ये मशरूम दीक्षा की वरमाला में थे। दीक्षा ने वरमाला पहनी
उसे मशरूम की गंध आई, उसे एलर्जी हुई और इस एलर्जी की वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब सर जिसने भी ये हरकत की है वो अच्छी तरीके से जानता था कि दीक्षा को मशरूम से एलर्जी थी। लेकिन सर वो कौन हो सकता है? वो कौन हो सकता है? ये दीक्षा के घर वाले या फिर वो फूल वाला जिसने ये वरमाला बनाई? वो बताएंगे। मैं देखता हूँ। आइए। इंस्पेक्टर, दीक्षा को किस चीज से एलर्जी थी, कुछ पता चला? दीक्षा को मशरूम की एलर्जी थी। मशरूम की एलर्जी? आप लोग जानते थे इसके बारे में? जी हाँ। अब मतलब दीक्षा को मशरूम पसंद नहीं थे ये बात तो हमें पता थी, लेकिन इस बात का ये नतीजा आएगा ये तो हमें अंदाजा ही नहीं था। लेकिन वहां मंडप में मशरूम आए कहां से? मशरूम दीक्षा के फूलों वाले हार में थे। क्या? जी हाँ, वो मशरूम किसी ने जानबूझकर उस फूलों वाले हार में लगाए थे, जिससे दीक्षा की विंड पाइप यानी कि सांस लेने की नली में कुछ इरिटेशन हुई। उसकी वजह से उसकी सांसें बंद हो गई। जानबूझकर? जी हाँ, वो जानता था कि दीक्षा को मशरूम से एलर्जी है। और वो ये भी जानता था कि मशरूम दीक्षा के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आपका ये कहना किसी ने दीक्षा की जान ली है। खून हुआ है दीक्षा का और हथियार है मशरूम। लेकिन सर कोई दीक्षा को क्यों मारना चाहेगा? ये तो हम भी जानना चाहते हैं। कोई दीक्षा का दुश्मन है क्या? नहीं सर, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो क्या हम दीक्षा के कमरे की तलाशी ले सकते हैं? दीक्षा के साथ ये आदमी कौन है? ऑफिसर, ये सुमित है, दीक्षा का पहला मंगेतर। यानी दीक्षा की शादी पहले किसी और के साथ तय हुई थी? जी हाँ, लेकिन शादी वाले दिन ही मंडप में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। उसमें कई लोग मारे गए। मरने वालों में सुमित भी था? जी हाँ। अच्छा, जब आग लगी उस वक्त दीक्षा और आप लोग कहाँ थे? बताइए, आप सब लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग मंडप छोड़कर वापस आ गए थे। मंडप छोड़ के वापस आ गए थे? लेकिन क्या वजह थी? शादी वाले दिन दीक्षा को पता चल गया कि सुमित गैर कानूनी धंधे करता था। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई। दीक्षा ने उससे अपनी शादी तोड़ दी और हम लोग वापस आ गए। और आग उसके बाद लगी? जी हाँ। सुमित का स्वभाव अच्छा नहीं था। गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सब उसकी आदत थी। सर, जिस पे शक किया जा सकता था वो सुमित तो पहले ही मर चुका है। सर अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दीक्षा के हार में मशरूम्स किसने लगाए थे? कि मशरूम किसने लगाया है वो तो हार बनाने वाला ही बताएगा। हाँ, सारी मालाओं में गुलाब के फूल रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, 9 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। कहिए साहब, क्या चाहिए आपको? मशरूम की माला। मशरूम की माला? देखिए, हम मशरूम की माला नहीं बनाते और ना ही मशरूम बेचते हैं। कल जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें तुम्हारे यहाँ से 5 वरमालाओं की डिलीवरी हुई थी, जिसमें से एक में मशरूम लगाए गए थे। क्यों? हाँ, डिलीवरी जरूर मेरे यहाँ से हुई थी,
लेकिन हमने कोई मशरूम नहीं पिरोया था उसके अंदर। उस माला में लगी हुई मशरूम की वजह से एक लड़की को एलर्जी हुई और उसकी मौत हो गई। क्या मौत हो गई? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने ऐसी कोई माला नहीं बनाई है जिसमें मशरूम हो। सर देख, सच सच बता दे, उस माला में मशरूम आए कहां से? सर मुझे नहीं पता कहाँ से आया। उन मालाओं को मैंने अपने हाथों से बनाया था और उन टोकरियों को मैंने इन पेपर से पैक किया था, इन गोल्डन कलर के पेपर से। सर मेरा यकीन कीजिए सर। अगर मालाओं में मशरूम इसने नहीं मिला है तो फिर किसने मिला है? दिनेश जी, शादी की वरमाला की टोकरियां आपने अभी भी संभाल कर रखी हैं? जी सर, संभाल के रखिए, अभी तक नहीं पिकवाई। तो लाइए जरा, हमें चेक करनी हो। कुछ देख रहे हो तुम दोनों? हाँ सर, बाकी सभी टोकरियों पर गोल्डन कलर का पेपर चढ़ा हुआ है। सिर्फ ये एक टोकरी है जिस पर सिल्वर कलर का पेपर है। ये नंबर्स, इनका क्या मतलब है? मैडम, हमने कपल्स को कुछ नंबर दिए थे, तो वही नंबर हमने टोकरी पर डाल दिए। और दीक्षा और अनुज को कौन सा नंबर दिया गया था? 4 नंबर। 4 नंबर। डिलीवरी किसने ली टोकरियों की? सर, फूल वाले से डिलीवरी तो हमने ही ली थी, लेकिन मैं बहुत बिजी था, तो रवि को हमने प्रॉप रूम की चाबी दे दी थी कि वो टोकरियां वहां पर रख दे। प्रॉप रूम? कहाँ है आपका प्रॉप रूम? सर इस तरफ। चलिए दिखाइए। आइए सर। आप ये टोकरियां लेकर आइए। आइए। तो ये है वो जगह जहां पर ये सारा शादी का सामान रखा जाता है? हैं? टोकरियां यहीं पर रखी थी? जी सर, ये यहाँ इस टेबल पे। अच्छा, टोकरियां यहां पर रखी थी। ठीक है रजत, श्रेया, काम करो, इस जगह का कोना कोना छानो और देखो कुछ मिलता है क्या। जरूर किसी न किसी ने तो यहाँ अंदर आके छेड़छाड़ की है वरमालाओं के साथ। सर लेकिन सर, इस कमरे में स्टाफ के अलावा और किसी को आने की परमिशन नहीं है, फिर बाहर वाला ऐसे कैसे आ सकता है? तो फिर आप में से किसी ने किया होगा ये, समझा? आप में से। सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये आप पर भी और आप पर भी। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती हम किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं। सर, हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मशरूम्स। शायद जल्दबाजी में ये मशरूम यहीं छूट गया। हाँ, तो इसका मतलब है ये मशरूम दीक्षा की वरमाला में यहीं पर लगाए गए। बताइए दिनेश जी, क्या कहना है आपको? लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है? ऐसे मुमकिन है, चाबी से इस कमरे का ताला खुलता है ना? और आपने क्या कहा था कि जब ये टोकरियां वरमाला की डिलीवरी के लिए आई थी तब आपने चाबी रवि को दी थी या नहीं? जी सर। तो हो सकता है इस खून में रवि का हाथ हो। बताओ रवि, बताओ, इतनी सारी टोकरियों में से सिर्फ दीक्षा की वरमाला में मशरूम लगे कैसे? मैंने कुछ नहीं किया है सर। लेकिन इस कमरे में तो सिर्फ तुम ही आए थे ना? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं तो यहाँ ये टोकरियां रख के वापस लौट गया था। तो फिर ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? एक मिनट सर, लेकिन जब ये टोकरियां रख के मैं बाहर ताला लगा रहा था तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। 2 4 5, इन्हें तो यहाँ रख दिया, बाकी का हाँ मिठाई वाला। क्या आवाज? लगता कुछ सामान गिरा होगा। क्या नया बवाल है।
यहाँ तो सब ठीक है, बाहर से आई होगी। रवि, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो जो भी कोई अंदर था वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तुमने कमरे को ताला लगा और निकल गए, उसने वरमाला के साथ छेड़छाड़ की। और सर, उन नंबर्स की मदद से खूनी को पता चल गया कि दीक्षा की टोकरी कौन सी है। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो जो भी कोई अंदर था जिसने ये छेड़छाड़ की होगी, वो कमरे के बाहर गया कैसे? वो क्या है? ये देखो, जो भी कोई है यहीं से भागा, यहीं से। और ये सारे कांच वापस लगाने के बाद बाहर से ये लास्ट वाली कांच हड़बड़ाहट में टूट गई। बाहर चलकर देखते हैं। यहां से भागा है वो, यहां से। सर, हा? उस गमले में कुछ है। क्या है? देखो। सर, लगता है कोई लकड़ी की किचन का टुकड़ा है। लेकिन सर, ये किचन किसकी हो सकती है? खूनी का। हाँ, हो सकती है उसकी किचन। शायद ऐसा हुआ होगा, जब वो खूनी यहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो शायद उसकी कीचेन यहां कहीं पर भी अटक गई होगी, लकड़ी की होने की वजह से टूट गई और ये हिस्सा गमले के अंदर गिर गया। मुझे ये कोई अक्षर लगता है। हाँ रजत, है तो अक्षर ही, जरूर कोई अक्षर ही है, मगर कौन सा अक्षर है पता चल जाएगा ना, तो समझ लो कि खूनी का भी पता चल गया। ये मुझे वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता, क्योंकि देखो, अगर ये ओ होता तो इसके दोनों छेड़े टूट जाते, मगर यहां तो सिर्फ ये एक ही छेड़ा टूटा हुआ है। ये क्यू भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि क्यू भी ओ की तरह गोल होता है। हाँ, और फिर ये अच्छी तरह से गोल भी नहीं है। एक ही हो सकता है अभिजीत। एस। यस सर। हाँ? ये एस ही होगा सर। अभिजीत, अगर ये एस अक्षर है तो हो सकता है खूनी का नाम इस एस अक्षर से शुरू होता है। सर, इससे तो दीक्षा के अंकल का भी नाम है, सूरज। सूरज? सूरज? वैसे सर, एस अक्षर से एक और आदमी है जो इस केस से जुड़ा हुआ है। कौन? सुमित। हाँ, सुमित। लेकिन सर, सुमित तो मर चुका है। लेकिन विनीत, हम ये कैसे मान लें कि सुमित मर चुका है? हाँ? दीक्षा की पहली शादी के फंक्शन में जो आग लगी थी, उसमें सुमित जल के मर गया था सर, कोई भी नहीं बचा था। मगर फ्रेडी, दीक्षा के घर वालों ने हमें क्या बताया था मालूम है ना, कि जितने भी लोग उस आग में मरे थे उन सब की लाशें नहीं मिली, सिर्फ थोड़ी लाशें मिली, और वो भी पहचान में भी नहीं आ रही थी कि किसकी है। ये सुमित अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। ये
जिंदा है। सर इस सुमित को पकड़ना होगा। इसकी एक फोटो है हमारे पास, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा उसमें। तो फिर अभिजीत पता लगाओ ये सुमित रहता कहाँ था, करता क्या था। उसके ऑफिस में जाओ, उसके दोस्तों से मिलो, कहीं ना कहीं तो उसने अपना चेहरा छोड़ा ही होगा। जी हाँ मिस्टर राजीव जी, हमें आपके दोस्त और कॉलीग मिस्टर सुमित के बारे में जानकारी चाहिए। सुमित? उसकी तो कुछ समय पहले। जी हाँ वही। हमें आपके ऑफिस गुड फाइनेंस से पता चला है कि एक आप ही हैं जिसके साथ सुमित की बनती थी। और वो सिर्फ आपकी बात कभी कभी मान लिया करते थे। जी हाँ, बात यह है कि सुमित बहुत गर्म दिमाग का था, पर उसमें पेशेंस तो बिल्कुल नहीं थी। छोटी छोटी बात को लेकर चिढ़ जाया करता था और इसी कारण उसका ऑफिस में आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा होता था। आप दोनों इतने करीब थे तो उनकी कोई फोटो तो होगी ना आपके पास? सॉरी मैम, फोटो तो कोई नहीं है। कुछ तो होगा। अब ऑफिस के किसी पार्टी की फोटोज, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी जिससे पता चल सके कि सुमित दिखता कैसा था। आशीष की शादी। ये आशीष कौन है? आशीष हमारा कॉमन फ्रेंड है। उसकी शादी में हम सब लोग गए थे, सुमित भी वहां आया था। आशीष के पास उसकी रिकॉर्डिंग है। आशीष का पता बताइए। सर ये आशीष की शादी की सीडी मिल गई है सर। इसे देखकर पता चल जाएगा कि सुमित दिखता कैसा है। चलो चला कर देखते हैं। सर ये है सुमित, ये चश्मे वाला। बार बार चश्मा ऊपर कर रहा है सर, आपने देखा? इसको चश्मा ऐसे ऊपर करने की आदत है लगता है। हाँ यूं। सर ये रहे सुमित के बैंक अकाउंट की डिटेल्स। सुमित ने 20 जनवरी को अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। क्या कहा? सुमित ने 20 जनवरी को अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाले? लेकिन अभिजीत, दीक्षा के घर वालों ने तो हमें कहा था कि 16 तारीख को शादी के मंडप में आग लगी थी। 16 तारीख को, जिसमें सब लोग मर चुके थे, यहां तक कि सुमित भी जल चुका था। तो फिर 20 तारीख को सुमित ने ये पैसे निकाले कैसे? मैंने कहा ना, ये जिंदा है सुमित, जिंदा है, और उसने दीक्षा से बदला भी लिया है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ सूरज जी, क्या? एक मिनट, क्या नाम लिया? ओके, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, कुछ गुंडों ने सूरज पे हमला किया है और ये अनुज को किडनैप भी कर लिया है। ये गुंडे काला नगर की बात कर रहे थे सर। अभिजीत, दयाको को सूरज के घर पहुंचने के लिए हम लोग काला नगर चलते हैं। सर ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जरा हटना। ये क्या? ये कमरा तो पूरा तहस नहस हो गया। जरूर कुछ हुआ है। दीक्षा के पिताजी ने इसी जगह का नाम बताया था ना? यस सर, उन्होंने किडनैपर्स की बातें सुनी। किडनैपर्स अनुज को काला नगर ले जाने की बातें कर रहे थे। काला नगर? किडनैपर्स ने जरूर अनुज को यहाँ जंगल में ही छुपा के रखा होगा। यहाँ से आवाज आ रही। सूरज जी, बोल रहा हूँ। श्रेया, चल इस एम्बुलेंस को फोन करो। सर, किसने मारी गोलियां? इन्हें तो कई गोलियां लगी। कैसे वो? कौन थे वो लोग? सर और आपकी बीवी कहाँ है? सर, हाँ बोलिए। ढाका
चेहरा ढका हुआ था। अनुज को कैसे ढूंढेंगे? जरा अनुज को फोन लगा के देखो। पहले दीक्षा, फिर उसके अंकल, और अभी अनुज। कहीं अनुज उसका अगला शिकार तो नहीं हो जाए? सर। हाँ। और उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या? अनुज का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है? हाँ सर। तुम्हारे फोन में नेटवर्क तो है? ऐसे हो सकता है अगर अनुज को जंगल में छुपा के रखा है तो उसका फोन तो ऑन होना चाहिए था। हाँ? क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या है वहां पे? चाबी? सजन, संभाल लेने। चाबी? ओह, ये टूटी हुई कीचेन। इस प्रॉब्लम के बाद जो हमें टूटा हुआ अल्फाबेट मिला था, शायद वो किसी कीचेन का हिस्सा है। इस टूटे हुए अल्फाबेट एस का, और एस का मतलब सुमित? हाँ, सुमित। और इस सुमित ने अनुज को किडनैप किया है। और सूरज जी अनुज को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सुमित ने इन पर गोली चला दी। सुमित, ये सुमित जहां कहीं भी है, उसे खोद के निकालना पड़ेगा। चीखने की आवाज। हाँ, उधर से आ। अरे अनुज, अनुज, मुझे बचा लो प्लीज। छोड़ो उसे। कौन हो तुम? पकड़ो इसे। कुछ नहीं होगा अनुज। लगता है अक्ल से बहुत दुश्मनी है तुम्हारी, इसीलिए सीआईडी वालों से पंगा ले रहे थे। हाँ? कौन हो तुम? क्यों अगवा किया अनुज को? साहब, हमें काम करने के पैसे मिले थे और कुछ नहीं पता। किसने कहा था करने के लिए? ये किसने दिए थे पैसे? बोल। साहब, चेहरा नहीं देखा, एक ही बार मिले थे। एक बार मिले हैं ना, तो फिर चेहरा कैसे नहीं देखा? बहुत अंधेरा था साहब, और अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया साहब। क्यों नहीं दिख रहा था अंधेरे में? साहब, बड़ा सा काला चश्मा पहन रखा था, इसलिए साफ नहीं दिखाई दिया। अब तो सब दिखा देंगे हम तुम्हें। निखिल, ले जाओ इन दोनों को। चल। हाँ अनुज। अच्छा हुआ सर, अब टाइम पे आ गए, नहीं तो इन दोनों ने तो मुझे मार ही दिया होता। कुछ नहीं होगा तुम्हें अनुज, अब हम लोग आ गए ना, कुछ नहीं होगा। ये बताओ कैसे हुआ ये सब, कब हुआ? सर, मैं और अंकल घर पे बैठे हुए थे, आंटी नहीं थी। अचानक ये दोनों किडनैपर्स घर में घुसा और इन्होंने मेरे सर पर बंदूक रख दी। इनसे बचकर अंकल ने आपको फोन करके इत्तला तो कर दी, लेकिन इन किडनैपर्स ने अंकल की बात सुन ली और तुरंत अंकल को गोली मार दी और मुझे जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आए। पता नहीं कौन है सर जो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है सर। वो जो भी कोई है अनुज, यहीं पर है आसपास, सब सुन रहा है, सब देख रहा है, वो जानता है। लेकिन सर, मैंने तो सुमित को कोई भी तकलीफ नहीं दी और अब तो दीक्षा की भी मौत हो चुकी है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है सर? अब क्या होगा सर? कहीं उसने मुझ पर वापस हमला कर दिया सर तो? अब तुम पर कोई हमला नहीं करेगा अनुज, हमला तो हम करेंगे। वैसे तुम
चश्मा तो नहीं पहनते हो, है ना? तो फिर ये चश्मा कहाँ है? चश्मा तुम्हारा? अनुज! बहुत भाग लिए, थक गए होंगे। पानी वानी पियोगे मिस्टर अनुज या सुमित कहूं? मेरे रास्ते से हटा मुंडा। धमकी देने से पहले इतना तो सोच ले कि तेरे पास हथियार है भी या नहीं। छोड़ दो, छोड़ दे। बहुत दौड़ा है मिस्टर अनुज, मगर सीआईडी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है मिस्टर सुमित। दीक्षा से बदला लेना चाहता था मैं, क्योंकि उसने शादी वाले दिन हमारे मंडप में मुझसे शादी तोड़ के मेरा और मेरी फैमिली का अपमान किया था। दीक्षा तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या तुम उस पर जबरदस्ती करते? हाँ? लेकिन यही बात वो मुझे शादी से पहले भी बता सकती थी ना। उसने शादी वाले दिन मुझे क्यों बताया? क्योंकि उसी दिन उसे तुम्हारे गैर कानूनी करतूतों के बारे में पता चला था। क्या करती वो बेचारी? हाँ? बेचारी नहीं थी, बेचारे तो थे मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जो उस मंडप में लगी आग में जलकर मर गए। लेकिन मैं बच गया। मेरा चेहरा और तुम्हारा चेहरा जल गया तो तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, नया नाम लिया, नया चेहरा बना, नई जिंदगी बन गई और फिर दोबारा तुम दीक्षा की जिंदगी में घुस गए। हाँ, तुम इसके करीब आए, उसे शादी के लिए मना लिया और शादी के मंडप तक उसे ले आए। हाँ? हाँ, क्योंकि मैं भी उसे मंडप में ही मारना चाहता था। तरीका भी क्या आजमाया? मशरूम से मौत। क्योंकि तुम दीक्षा के इतने करीब आ गए थे, तुम जान गए थे कि उसको मशरूम से एलर्जी। हाँ, दीक्षा के चाचा को गोली क्यों मारी? क्योंकि एक एक करके मैं दीक्षा की पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता। तो फिर तुमने अपनी किडनैपिंग का नाटक क्यों किया? ताकि मुझ पर सीआईडी को शक ना। शक तो तुम पर आखिर तक नहीं था अनुज। नया नाम, नया चेहरा, नई जिंदगी, मगर आदतें वही पुरानी। नाक पर चश्मा ठीक करने की आदत, उसी आदत ने तुम्हें फंसा दिया अनुज, उसी आदत ने। भगवान ने तुम्हें आग से बचाकर एक नई जिंदगी दी थी, मगर बदले की आग में तुमने वो भी गंवा दी। बेचारी दीक्षा को मार डाला। देखो मोनिका, मुझे नहीं लगता है कि अब वो आएंगी। पिछले 1 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता है अब वो आएंगी। आप ऐसा मत कहिए, इतने सारे लोग प्रमिला जी का इंतजार कर रही हैं, वो जरूर आएंगे। काश ऐसा ही हो। आइए मैडम। थैंक यू। आइए। देखिए, मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे, और वो आ गई। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मोनिका। ओहो, आइए आइए प्रमिला जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी हम समझ सकते हैं, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई, हमारे लिए तो वही बहुत सम्मान की बात है। आइए चलते हैं। आइए 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 प्रमिला जी। अच्छा मोनिका, मैं ये कह रहा था कि सारे गेस्ट कहाँ हैं देख लो और सारी तैयारियां कर लो, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से जाके करो, हैं? जी सर। जाओ फौरन।
सब लोग यहीं रहो, डोंट पैनिक। आइए मैडम, जल्दी आइए। जल्दी जल्दी, देखो जब तक ये आदमी पकड़ा नहीं जाता मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ड्राइवर जल्दी लेके जाओ, जल्दी। मालिक सर को फोन करता हूँ। सर, मैडम पर किसी ने गोली चलाई है, हमने सही सलामत उनको घर भेज दिया है। ओके सर, चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ चलो। Just got saved. गट्टू, ये कहाँ ले जा रहे हो? घर तो दूसरी तरफ है ना? गट्टू, गट्टू तुम जवाब क्यों नहीं देते? गट्टू गाड़ी घुमाओ, घुमाओ गाड़ी। मैं गट्टू नहीं हूँ। हाँ, बंदूक, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम वही हो ना? थोड़ी देर पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलाई थी ना? सवाल बहुत पूछती हो। जितने ज्यादा सवाल पूछोगी उतनी जल्दी मारोगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हेल्प! अरे कोई मुझे बचाओ! हेल्प! हेल्प! कोई नहीं होगा यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला। मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई है भी नहीं। कोई मेरी मदद करो! Help me! Somebody please help me! अरे कोई है? Please मेरी मदद करो! Somebody! करूं कि ना करूं? करूं कि ना करूं? सर क्या छुपा रहे हैं सर? कुछ नहीं। मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। तुम तुम्हारा काम करो। इम्पोर्टेंट काम? हाँ? अरे फ्रेडी, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? मैं भी तो देखूं। दिखाओ। नहीं, ये बात है तो क्या? क्या हुआ फ्रेडी? हैं? ऐसे बुत के तरह क्यों खड़े हो? क्या बात है? हाँ? क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो? उठाओ, क्या है? अरे उठाओ उठाओ। नोयर क्राइम्स, जासूसी नावल। अरे वाह, जासूस हो के जासूसी नावल। तुम कब से पढ़ने लगे भाई? दरअसल बात यह है कि जब से मेरी वाइफ अगवा हुई थी तब से वो जासूसी नॉवल पढ़ने लगी है, ताकि उसका दिमाग भी एक जासूस की तरह चलने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये नॉवल पढ़ लेता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी मिल जाए। अच्छा अच्छा, सीखो, भाभी जी से सीखो। हैं? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या? नहीं, क्या? एक मिनट, क्या नाम है आपका? कहां पे? ठीक है, आप वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? सर, किसी मानिक का फोन था। कह रहा था कि बूंदी घाट के जंगल में उसने अपनी वाइफ प्रमिला का खून कर दिया है। क्या? तो सर उसने अपना जुर्म कबूल करने के लिए फोन किया था। ईमानदार खूनी, ये खूनी कब से सुधर गए? क्या मालूम, कह रहा था कि हम लोग वहां पर आए और उससे गिरफ्तार कर लें। अच्छा, तो ठीक है। अभिजीत, बूंदी घाट जाओ और देखो चक्कर क्या है।
मिस्टर मानिक, मिस्टर मानिक, CID। कब आए आप लोग? बस अभी अभी आ रहे हैं। ये आपकी वाइफ प्रमिला? हाँ। क्यों खून किया आपने? वो मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा? किस बात पे? वो पैसों को लेकर हमारे बीच में बहस हो रही थी। वो कह रही थी कि 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दो। मैं वो पैसे शेयर बाजार में लगाना चाहता था। सिर्फ इस बात पे आपने खून कर दिया? दरअसल बात यहाँ से शुरू हुई थी और बढ़ते बढ़ते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं अपने आप पर काबू खो बैठा और मैंने प्रमिला को खून कर दिया सर। मिस्टर मानिक, प्लीज। एक, 2, 3, 4, 5, 6 बार आपने चाकू का वार किया है? गले पे निशान भी है। इसका मतलब पहले गला दबा के मारने की कोशिश की गई और जब ये नाकाम रहे तो इन्होंने चाकू से मार दिया। लगता है प्रमिला जी पीछे की सीट पे बैठी थी। मिस्टर मानिक, प्रमिला जी यहाँ अकेले आई थी या इनके साथ में कोई और भी था? वो अपने ड्राइवर के साथ आई थी। ड्राइवर? पर ड्राइवर तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ है? जब मैंने देखा था तो वो अकेली। और आप अपनी गाड़ी से आए? हाँ, मैं अपनी गाड़ी से आया। मिस्टर मानिक, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर, मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया है तो फिर मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? खैर, वो तो पता चल ही जाएगा। मानिक अंकल, आपने प्रमिला आंटी का खून किया, मुझे यकीन ही नहीं होता। ऐसे क्यों किया अंकल? आप तो आंटी से कितना प्यार करते थे ना। और आप ही ने तो अनिकेत और सूर्य के उनके बॉडीगार्ड अपॉइंट किए थे ना, तो फिर आप उनके जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? कई बार इंसान अपनी जिंदगी में वो कुछ कर जाता है जो वो नहीं चाहता, और मेरे साथ भी यही हुआ। पता नहीं मैं अपने ऊपर से काबू क्यों खो बैठा। प्रमिला के खून के लिए शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैडम पर गोली चलने के बाद सर बहुत घबराए हुए थे, बार बार यही पूछ रहे थे, मैडम ठीक तो है ना? तुम लोगों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है? नहीं सर। वो ड्राइवर कहाँ है जो प्रमिला जी की गाड़ी चला रहा था? गट्टू, वो तो छुट्टी पे है। क्या कहा? गट्टू छुट्टी पर है? हाँ, आज 1:30 बजे घर पे आना पड़ा। मैंने मीटिंग के कुछ पेपर्स घर पे छोड़ दिए थे, तो मैंने देखा कि गट्टू एक बड़ा सा सूटकेस लेके अपने घर जा रहा था। कह रहा था कि प्रमिला आंटी ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। क्यों मानिक जी, बताइए। आप ही ने तो कहा था ना कि जब प्रमिला जी बुंदी घाट के जंगल में थी तब ये ड्राइवर गट्टू वो भी उनके साथ था। सर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। आपका ड्राइवर गट्टू छुट्टी पर था और आपको पता भी नहीं चला? नहीं सर, वाकई मुझे नहीं मालूम कि गट्टू छुट्टी पर था। तो ये सब आपको गट्टू ही बता सकता है कि आखिर ये माजरा क्या है। सर, कहीं ये गट्टू इन सब में मिला तो नहीं हुआ है? मानिक जी तो कह रहे कि उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। क्यों क्यों मानिक जी? हाँ सर, मैंने एक एक चीज आपको बता दी। तो फिर बताइए, ये गट्टू कहाँ मिलेगा? सर, ये नए गांव में रहता है। नए गांव? गट्टू से तो मिलना पड़ेगा। सर, अभी आप अंकल का क्या करने वाले हो? खूनी की जगह जेल के सलाखों के पीछे ही होती है। दया, दोनों नौकरों के चेहरे पर का भाव देखा? दोनों कुछ न कुछ तो जानते हैं जो हमसे छुपाया गया है। सर, इन दोनों को ब्यूरो ले चलें? अभी नहीं दया, सही मौका पाते ही। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। ये गुत्थी इतनी आसान है नहीं जितनी दिखाई दे रही है। किस गुत्थी की बात कर रहे हैं सालुंकी? इनकी, ये प्रमिला जी के खून की। बॉस, ये खून मानिक ने किया है ना? नहीं, मानिक ने नहीं किया। मानिक ने नहीं किया? नहीं। क्या मानिक की उंगलियों के निशान नहीं मिले तुम्हें इस चाकू पर? नहीं, इस चाकू पर तो मानिक की उंगलियों के निशान हैं, मगर क्या सालुंकी साहब?
अगर चाकू पे मानिक की उंगलियों के निशान है तो खून भी तो मानिक ने किया होगा ना। यही तो गुत्थी है। आइए बताता हूं। ये देखिए, ये प्रमिला जी को 5 वार किए गए थे। हाँ, 5 वार छाती पर और 1 वार पेट पर। मैंने इस कटआउट पर ठीक उसी जगह पर चाकू के निशान बनाए जहां पर प्रमिला जी को चाकू मारा गया था। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। और इस कटआउट की हाइट और प्रमिला जी की हाइट एक ही है। बिल्कुल 5 फुट 4 इंच। अब हम बात करते हैं मानिक की हाइट की। मानिक की हाइट कितनी है? तकरीबन 5 फुट 6 इंच। मानिक की हाइट है बॉस 5 फुट 6 इंच और प्रमिला जी की हाइट है 5 फुट 4 इंच। यानी दोनों की हाइट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अभी घाव देखिए। सड़ुंखे, प्रमिला जी के शरीर पर वार ऊपर से नीचे किए गए। ऊपर से नीचे, एक भी वार नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब है जिसने भी प्रमिला के ऊपर वार किया वो प्रमिला जी से ऊंचा है, 3 से 5 इंच ऊंचा। एग्जैक्टली। सड़ुंखे, मानिक और प्रमिला जी के हाइट में तो बिल्कुल अंतर है ही नहीं। मतलब मानिक ने खून नहीं किया तो फिर वो खुद पे इल्जाम क्यों लगा रहा है कि उसने खून किया है? वो तो फ्रेडी मानिक ही बता सकता है। लेकर आओ मानिक। यस सर। क्या मानिक बाहर है? हाँ, निखिल के साथ बैठा है जीप। वेरी गुड। तब तो ये भी पता चल जाएगा बॉस कि मानिक ने चाकू को किस तरीके से पकड़ा, क्योंकि चाकू को जिस ढंग से पकड़ा जाएगा घाव भी उसी ढंग से होंगे। और एक बात सर, हाँ। सर प्रमिला जी के गर्दन पर ये जो खरोचों के निशान है यहाँ पर, ये किसी ऐसे आदमी के हैं जिसके नाखून थोड़े लंबे होंगे। लेकिन जब मैं मानिक जी की उंगलियों के निशान ले रही थी तब मैंने देखा कि उनके नाखून तो काफी छोटे थे। सर आइए मानिक जी, आइए। ये चाकू पकड़िए और इस कटआउट पर ठीक वैसे ही चाकू से वार कीजिए जैसे आपने प्रमिला जी पर किए थे। चलिए पकड़िए। करिए वार, जल्दी। एक बार फिर कीजिए। एक बार और मानिक जी, मेरे लिए। मानिक जी, बिल्कुल ऐसे ही चाकू चलाया था आपने प्रमिला जी पर। जी सर। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं क्या छुपाऊंगा सर? सब कुछ तो। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं क्या छुपाऊंगा आपसे? सो सच ये है कि मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। नहीं बॉस, मेरे हिसाब से प्रमिला जी पर इन्होंने वार नहीं किए। मेरे ख्याल से मानिक जी निर्दोष हैं। ये तो हम पता लगा ही लेंगे सड़ुंखे कि मानिक जी निर्दोष है या नहीं। सर, आज तक कितने ऐसे खूनी मिले जो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं मगर टस से मस नहीं होते। उनके रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह पे अटकी रहती है कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। मगर ये मानिक सर, मगर सर सालून के साहब के हिसाब से तो मानिक ने प्रमिला का खून किया ही नहीं है। हाँ, मगर जिन सबूतों के आधार पर सड़ुंखे ये कह रहा है कि मानिक ने प्रमिला का खून नहीं किया, ये सबूत ठोस नहीं है। कोई ना कोई सुराग है, कोई ना कोई सबूत अभिजीत जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ तो है। या तो इस मानिक ने प्रमिला का खून किया है या फिर ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो छुपा रहा है ये मानिक। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि मानिक जानबूझ के अपने आप को दलदल में क्यों डालेगा? वो चाहता तो ये इल्जाम किसी और के सर पे भी डाल सकता था। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारे इल्जाम अपने ऊपर ही ले लिए। क्यों? क्या वजह है ये सब करने की? ये राज तो सिर्फ मानिक ही जानता है कि क्या वजह है और फिर क्यों कर रहा है ये। सर, इसका जवाब शायद वो ड्राइवर भी दे सकता था जो प्रमिला को बूंदी घाट लेके गया था, मगर वो भी गायब है। हाँ, ये गट्टू मिलना चाहिए। सर, वो मानिक, वो तो कह रहा था कि उसे पता ही नहीं है कि उसका ड्राइवर गट्टू छुट्टी पे है। और दूसरी तरफ वो रणधीर, वो कह रहा था कि गट्टू घर से सूटकेस लेके गया था। नायगांव नाम है ना इस गट्टू के गांव का। बस तो फिर नायगांव जाकर गट्टू की पूरी कुंडली निकाल और उस घर की जो 2 नौकर है उन्हें ब्यूरो लेकर आओ। थोड़ी बातचीत करते हैं उनके साथ। और जब प्रमिला का खून हुआ तब के रणधीर, मानिक और नियोनिका, ये तीनों भी प्रमिला का जब खून हुआ उस वक्त कहां थे ये पता लगाओ। इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो
पता चल जाएगा ये तीनों उस वक्त कहां थे। सिर्फ इसका पता नहीं चला, उस तरफ भी किसी को कुछ पता नहीं। सर वो आदमी गट्टू की तरह लग रहा है। अरे हाँ, ये तो गट्टू ही है। चलो बात करते हैं उससे। कौन सी चाय पी रहे हो गट्टू भैया? अदरक वाली या इलायची वाली? आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं गटुआ। कटो। सर से क्या हो गया? कटो कटो। इसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। कटो कट। सर तो मर गया। दौड़ने की थकान से तो मौत नहीं हो सकती है। हाँ नहीं, दौड़ने की थकान से तो इसकी मौत नहीं हो सकती। जरूर कोई और चक्कर है। एक मिनट ये उस दुकान पे चाय पी रहा था ना? हाँ सर। शायद इसकी चाय में किसी ने कुछ मिला तो नहीं? हो सकता है सर। वो आदमी हो सकता है वहीं पर। ठीक है, तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, मैं उस आदमी को देखता हूँ। हेलो, एम्बुलेंस। भाई साहब, यहाँ पर वो आदमी था, वो गट्टू के साथ, जिसके गले में सफेद रंग की पट्टी थी। अच्छा वो? हाँ हाँ जी, देखा आपने? जी वो तो जब आप गट्टू के पीछे भागे तो उसी समय तुरंत निकल गया। अच्छा, आपकी दुकान में काम करता है? वो तो गट्टू के साथ ही आया था, मुझे लगा उनका दोस्त होगा। किस तरफ गया होगा? जी वो सामने वाली गली में। वो सामने वाली गली? जी हाँ वही वही। थैंक यू। हम तो नौकर हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखो, कभी कभी घर के नौकरों को कुछ ऐसे राज मालूम होते हैं जो घर में रहने वालों को भी पता नहीं होते, समझे? आप किस राज की बात कर रहे हैं साहब? प्रमिला के खून का राज। कुछ अंदाजा है कौन कर सकता है उनका खून? मैं कैसे मालूम होगा साहब? ये जवाब नहीं चलेगा, समझे? खून का मामला है ये, खून का मामला, और वो भी तुम्हारी मालकिन प्रमिला के खून का। क्या जानते हो? सच सच बताओ बिना झिझक। साहब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर क्या? प्रमिला मैम साहब का तो खून कोई भी कर सकता था साहब, क्योंकि उनके तो ज्यादातर सबसे झगड़े होते थे। सबसे झगड़े? अच्छा, सबसे ज्यादा किसके साथ झगड़ा होता था? न्योनका मैम साहब के साथ तो रोजाना तू मैं होती रहती थी। मानिक साहब के साथ भी कई बार बहस हो जाती थी, मगर रणधीर साहब का प्रमिला मैम साहब के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ। रणधीर के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को, ये जो धमकी भरे फोन आते थे कौन कर सकता है? कुछ अंदाजा है? ये तो नहीं मालूम साहब, मगर हाँ, जब से धमकी भरे फोन आने शुरू हुए तब से प्रमिला मैम साहब ने किसी ज्योतिषी के पास जाना शुरू कर दिया था। ज्योतिष के पास? हाँ साहब। कैसा ज्योतिषी? साहब हाँ, आजकल वो नए तरीके के ज्योतिषी आए हैं ना, जो पत्ते देखकर भविष्य बताते हैं। ओहो, टैरोट कार्ड रीडर्स? हाँ साहब वही। प्रमिला मैम साहब के कमरे की सफाई करते हुए हमें कुछ ऐसे ही पत्ते मिले थे। प्रमिला मैडम के कमरे के अंदर ये टैरोट के पत्ते मिले तुम्हें? हाँ साहब। है कहाँ ये ज्योतिषी, ये टैरोट कार्ड रीडर? शायद पंचमुखी नगर में किसी बिल्डिंग में है साहब। नाम मालूम है इस ज्योतिषी का? नहीं साहब, नाम तो नहीं मालूम। पता लगाना पड़ेगा इस पंचमुखी नगर में ये ज्योतिषी, ये टैरोट कार्ड रीडर है कौन।
सर लाश को एम्बुलेंस में भेज दिया। गुड। इस गली में सिर्फ यही एक घर है, जरूर वो आदमी यहीं रहता होगा। अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ। आप हमारा एक काम करोगे, ये दरवाजा हमारे लिए खटखटाओगे? आप क्यों नहीं खटखटाते? ये बात भी सही है, लेकिन अगर आप खटखटाओगे तो ये भैया आपको आइसक्रीम ला के देंगे। पक्का? पक्का, हम आपको बढ़िया सी आइसक्रीम खिलाएंगे अगर आप दरवाजा खटखटाएंगे तो। मुझे चोके बार आपको चोको बार खिलाएंगे। अब आप जल्दी से दरवाजा खटखटा दीजिए। गुड बॉय, गुड बॉय। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन? चीकू। चीकू? कौन चीकू? क्या चाहिए तुम्हें? आपसे 2 अंकल मिलने हैं। 2 अंकल? कहाँ हैं? मैं अंकल नंबर 1। मैं अंकल नंबर 2। आप लोग? भागने की कोशिश मत करना बेटा, अभी आप जाके खेलो, फिर भैया आपको आइसक्रीम ला के देंगे। आप मुझसे चीटिंग नहीं करोगे ना? नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप जाओ। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं साहब? निखिल, पूरा घर चेक करो। यहाँ पे कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है यहाँ पे। पता गट्टू की चाय में क्या मिलाया तूने? गट्टू की चाय में? मैं गट्टू की चाय में कुछ नहीं मिलाता था। देख, नौटंकी बंद कर, सच सच बता, क्यों मारा गट्टू को? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने गट्टू को नहीं मारा। अच्छा, अब बोल, कौन गट्टू? मैंने गट्टू की चाय में कुछ नहीं मिलाया साहब। नहीं, बोल बोल। मैं डर गया था, मैं डर गया था साहब। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। क्यों? ऐसा क्या किया था तूने जो डर के मारे तुझे गट्टू की हत्या करनी पड़ी? मुझे डर था साहब, कहीं वो आप लोगों को सब कुछ बताने दे। क्या सब कुछ? यही परमिला जी को मैं ही जंगल में लेकर गया था साहब। ओहो, तो वो दूसरा ड्राइवर तू है जिसने गट्टू की जगह ली और फिर जंगल से गायब हो गया। जी हाँ साहब। अब आएगा खेल में मजा। बहुत सारे सवाल पूछने हैं तुझसे। दूंगा साहब, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस मुझे फांसी पे मत चढ़ाना। मुझे मौत से बहुत डर लगता है साहब। अभी थोड़ी देर पहले तूने किसी को ऊपर पहुंचा दिया और अभी तू कह रहा है कि तुझे मौत से बहुत डर लगता है। सर, घर में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं सर। और सूटकेस? नहीं सर, वो सूटकेस भी नहीं मिला। कहाँ है वो सूटकेस? कौन सा सूटकेस साहब? वही सूटकेस जो गट्टू प्रमिला के घर से यहाँ लेके आया था। वो यहाँ कोई सूटकेस नहीं लाया था साहब। सच बोल रहा? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। रणधीर ने तो कहा था कि गट्टू प्रमिला के यहां से सूटकेस लेकर निकला था, तो फिर सूटकेस गया कहां? जी, आपकी बिल्डिंग में कोई टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर है क्या? हाँ सर, एक टैरो कार्ड रीडर तो है। क्या नाम है इस टैरो कार्ड रीडर का? श्वेतलाना। श्वेतलाना? चलो मिलते हैं। कहाँ ऑफिस है? स्ट्रेट जाके राइट। थैंक यू सर। इस श्वेतलाना से मैं अपना भविष्य पूछूंगा सर। क्या पूछना है? ये कि मैं सीनियर इंस्पेक्टर कब बनूंगा? एसीपी साहब से पूछ लो, वो बता भी देंगे, प्रमोट भी कर देंगे। लगाम फोन। अरे नहीं सर, क्या कर रहे हो? सर, वो डिजाइन के अंगूठियां टैरो कार्ड रीडर्स ही पहनते हैं। ये श्वेतलाना है? श्वेतलाना? जाने दो मुझे, मैंने प्रमिला को नहीं मारा। अरे अभी तो हमने आपसे कुछ पूछा नहीं और आपने सफाई देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सीआईडी वाले मुझे जेल में डाल देंगे। गन दे दीजिए। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, मुझे पता है आप लोग मुझे जेल में डाल देंगे। नहीं, गोली में चलाना। सब कुछ जानती हूँ ना तुम, टैरो कार्ड रीडर जो ठहरी, मगर अब तुम्हारा भविष्य सीआईडी तय करेगी। श्वेतलाना और अजीत, तुम दोनों भी प्रमिला के खून के उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि वो खूनी मानिक, समझे? मैं तो प्रमिला को सिर्फ यही कहकर डरा रही थी कि उसकी जान का दुश्मन कोई और नहीं
बल्कि उनके पति हैं। मेरी जान के दुश्मन मानिक। अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानिक क्यों करे? अरे मेरे लिए उन्होंने ही तो बॉडीगार्ड्स रखे हैं, फिर वो मेरी जान के दुश्मन क्यों हो गए? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब गलत है। ये हरगिज नहीं हो सकता। देखिए आप। नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। नहीं हो सकता। और किसके कहने पे किया ये सब? मुझे एक लड़की का फोन आया था। उसने कहा कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो उसके बदले में वो मुझे पूरे 15 लाख रुपए देगी। और आपका ईमान डगमगा गया और आपने प्रमिला के दिमाग में मानिक के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। इतनी रकम तो मैं 1 साल में भी नहीं कमा पाती। यहाँ मुझे पूरी रकम एक साथ मिल रही थी। वाह, तो क्या ये 15 लाख रुपये वो लड़की खुद लेकर आई थी तुम्हारे पास? नहीं, उसका फोन आया था मुझे, ये कहते हुए कि पैसे से भरी बैग वो मेरी ऑफिस के बाहर रख रही है। फोन आया था? तो क्या नंबर क्या है उसका जहां से उसने फोन किया था? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्राइवेट नंबर था। प्राइवेट नंबर से? मुझे भी तो प्राइवेट नंबर से फोन आया था किसी लड़की का, और उसी ने कहा था परमिला जी पे गोली चलाने के लिए। तुम्हें भी फोन आया था प्राइवेट नंबर? साहब, मुझे भी 15 लाख रुपए दिए थे परमिला जी पे गोली चलाने के लिए, मगर मेरा निशाना चूक गया और परमिला जी बच गई। फिर रोनिका मैडम, परमिला मैडम बच गई। कैसे बच गई बुढ़िया? सो रहे थे तुम? मैडम, निशाना चूक गया। कैसे चुक गया तुम्हारा निशाना? सॉरी मैडम, अब परमिला मैडम को खुद मैं बूंदी घाट लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं ड्राइवर गट्टू बनकर परमिला जी को बूंदी घाट के जंगल में ले गया, ड्राइवर गट्टू की जगह। विजीत, कहीं उसी लड़की ने तो फोन नहीं किया होगा इसे बूंदी घाट जाने के लिए? ये हमारा प्लान बी था कि अगर परमिला जी गोली से बच गई तो मैं ड्राइवर गट्टू बनकर परमिला जी को बूंदी घाट जंगल ले जाऊंगा। और फिर मानिक वहां पे आ गया प्रमिला को मारने के लिए? नहीं साहब, उस वक्त मानिक साहब जंगल में थे ही नहीं। परमिला जी को तो मैं ही मारने वाला था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। परमिला जी दूसरी बार भी बच गई, और देखिए मेरी गर्दन का क्या हाल कर दिया। उसके बाद मैं वहां से भाग गया। ये गट्टू को जहर देने के लिए भी उसी लड़की ने कहा था? हाँ साहब। कौन हो सकती है ये लड़की जो ये सब करवा रही है? फ्रेडी, ले जाओ इन दोनों को। मुझे माफ कर दो साहब। चलिए, मुझे माफ कर दीजिए। चलो मैडम उठिए, चलो चलो, मुझे माफ कर दो साहब। सर, मैं मोबाइल कंपनी से आ रहा हूं सर। जिस वक्त प्रमिला जी का खून हुआ उस दौरान किसका मोबाइल कहां पे था इसका पता चल गया है सर। एक्सीलेंट, क्या है बताओ। सर, मानिक का मोबाइल फोन शीतल नगर में था जहां पे उसका ऑफिस है, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल बूंदी घाट के जंगल में था जहां पे प्रमिला जी का खून हुआ। ये रणधीर का मोबाइल? सर, इसका मोबाइल भी शीतल नगर के ऑफिस में ही था, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल जगतपुरा में था, जो कि बूंदी घाट के जंगल से बहुत दूर है सर। और सबसे दिलचस्प कहानी तो सर नोएनिका की है। उसका मोबाइल 1:30 बजे MI रोड पे था जहां पे प्रमिला जी का फंक्शन चल रहा था। इसका मतलब नोएनिका वहीं आसपास में ही घूम रही थी। लेकिन ये बात उसने हमें नहीं बताई। नोएनिका? अभिजीत, कहीं ये लड़की नोएनिका तो नहीं जिसने स्वेतलाना और अजित को 15-15 लाख रुपए दिए? नोएनिका? मैं कमिंग मैम। क्या चाहिए? मैम कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। बाद में लेना। बट मैम जरूरी है मैम। मैंने कहा ना बाद में लेना। ओके मैम। विपिन। हाँ पढ़ने बोल। अरे यार, नोएनिका मैम के कुछ पेपर्स पे साइन लेने थे। तू तो गई थी ना साइन लेने, क्या हुआ? हाँ, पर मैम बहुत गुस्से में है। तू भी ना डरपोक ही रहेगी। प्लीज यार ले लेना। ओके, अभी देख मैं कैसे साइन लेके आता हूँ। वो देख मैडम आ रही है, अभी देखना तू मेरा कमाल। मैम, ये आपके सिग्नेचर चाहिए थे। मेरी जिंदगी में तूफान मचा और तुझे साइन की बड़ी है। आपकी जिंदगी के उसी तूफान का हाल पूछने आए हम लोग। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो नोएनिका, क्या हुआ? भाग क्यों रही हो? भैया छोड़ो मुझे। CID को देख के हर मुजरिम के दिमाग में पहला ख्याल भागने का ही आता। मुजरिम? छोड़ो भैया मुझे, जाने दो भैया मुझे। कहीं नहीं जाएंगे आप। आपके एक एक झूठ का हिसाब देना होगा आपको अभी।
ये क्या हो रहा है मुझे? क्या? नयनिका, 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 इन्हें क्या हो गया? ये गिर कैसे गई? सर, नयनिका, नयनिका, हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। इसका हाथ नीला पड़ गया। क्या चुबाया तुमने? नयनिका का हाथ नीला पड़ गया है। मैंने? हाँ तुमने क्या चुबाया? मैंने कुछ नहीं चुबाया। बहुत भाग लिए। कितनी भागने की कोशिश की मैंने, आखिर में तुम लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। तुम ये बताओ कि नयनिका को जहरीला पिन क्यों चुबाया तुमने? क्योंकि मैं डर गया था कि आपको वो सच्चाई ना बता दे। कैसी सच्चाई? प्रमिला आंटी की खून की सच्चाई। झूठ। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुमने ये नहीं कहा था कि गट्टू जब अपने घर से निकला था तो उसके हाथ में एक सूटकेस था? हाँ था, लेकिन जब हम अजीत के घर गए तो हमें वहां कोई सूटकेस नहीं मिला। शायद उसने वो सूटकेस किसी को दे दिया होगा। दे दिया होगा? अच्छा, ऐसा था क्या उस सूटकेस के अंदर? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये तो मालूम होगा कि 10 तारीख को दोपहर 1:30 बजे तुम अपने घर में कौन सा जरूरी कागज लेने गए थे? ऑफिस में उस दिन एक जरूरी मीटिंग थी और मैं। पर सर 10 तारीख को तो ऑफिस में कोई भी मीटिंग नहीं थी। 10 तारीख को मीटिंग नहीं थी? नहीं सर। मगर सत्यवादी रणधीर जी ने हमें बताया था कि मीटिंग के लिए कुछ जरूरी पेपर लेने के लिए वो अपने घर गए थे 1:30 बजे। देखिए 1:30 बजे रणधीर सर ऑफिस से बाहर निकले जरूर थे, लेकिन उस दिन ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी सर। और रणधीर सर उस दिन अपना मोबाइल फोन भी ऑफिस में ही भूल गए थे। अच्छा, मोबाइल ऑफिस में ही भूल गए थे? यस सर। अब समझ में आया। जब प्रमिला का खून बूंदी घाट के जंगल में हो रहा था तब तुम्हारा मोबाइल फोन यहाँ शीतल नगर में क्या कर रहा था? बोलो, कहाँ गए थे तुम? प्रमिला का खून करने ना? हाँ, खून मैंने किया है। प्रमिला का खून मैंने किया था। क्यों किया? और क्या करता? वो अपनी सारी दौलत ट्रस्ट के नाम पे लुटा देना चाहती थी, भिखारी बना देना चाहती थी हम सबको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन तुम उस सांप की तरह निकले जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। मजबूर कर दिया था प्रमिला आंटी ने मुझे ये सब करने के लिए, इसलिए मैंने नयनिका को भी अपनी तरफ खींच लिया था। और प्रमिला आंटी के दिमाग में मानिक अंकल के खिलाफ जहर घोलने का प्लान बनाया, जिसकी शुरुआत उन धमकी भरे फोन कॉल से शुरू हुई। हेलो, हु इज देयर? हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या मजाक लगा रखा है? अपना नाम बताओ। इतनी भी जल्दी क्या है प्रमिला जी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, नाम भी पता चल जाएगा और काम भी। फिजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझे? वक्त तो मेरे पास भी कम है, बस अपनी आखिरी सांसें गिन लो, फिर एक लंबी खामोशी। ये क्या बकवास है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, you know that? चाहे कुछ भी कर लो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अपने आप को बचा सकती हो तो बचा लो। जब अजित प्रमिला आंटी को बूंदी घाट के जंगल लेके आया तो मैं पहले से ही वहाँ पे छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? भगवान का लाख लाख जो तुम मिल गए। चलो जल्दी से मुझे घर ले चलो, चलो जल्दी। प्रमिला जी, अब आप अपने घर नहीं, भगवान के घर जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना। बेटे जैसे है ना? बेटा तो नहीं। और वैसे भी आपने कब मुझे अपने बेटे जैसा माना? अगर माना होता तो अपने जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा मेरे नाम पे किया होता, मगर नहीं, नहीं, आपने साबित कर ही दिया। अब आपको मरना ही होगा। नहीं, नहीं। और गाड़ी की आवाज सुन के मैं वहां से भाग गया। तुमने प्रमिला का खून गाड़ी के पास नहीं किया था? नहीं, हम लोग गाड़ी से काफी दूर थे,
लेकिन प्रमिला की लाश तो हमें उनकी गाड़ी के पास मिली थी। सर मुझे अच्छी तरह याद है, हम तो गाड़ी से काफी दूर थे। तुमने उनका मोबाइल भी तोड़ा था ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला ना सके। नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। वार पे वार करता गया, वार पे वार करता गया। रणधीर के जाने के बाद वहां पे सिर्फ एक ही आदमी आया था, मानिक। हमारा शक सही निकला, हमसे कुछ छुपा रहा है। कैसा जमाना आ गया है, पति ही पत्नी का खून करता है और खुद ही शोक सभा आयोजित करके उसमें शामिल भी होता है। अजीब लोग। कलयुग है कलयुग, कुछ भी हो सकता है। आप लोग यहाँ? हम प्रमिला के खूनी को पकड़ने आए। ये कैसा मजाक है? आप लोगों को तो पहले से ही सब कुछ मालूम है, फिर भी? जी हाँ, फिर भी माने कि हमें लगता है कि आप हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं बताइए। मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, सब कुछ मालूम है, आपने हमें सब कुछ बता दिया था, मगर आपने हमें ये नहीं बताया कि रणधीर ने आपको देख लिया था प्रमिला को मारते हुए। रणधीर ने मुझे देख लिया था? ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही निकल गया था। अब आ गई ना सच्चाई बाहर। क्यों मानिक जी, तुम तो पहले से ही जानते थे कि रणधीर प्रमिला को मारने के लिए जा रहा है, और जिस दिन वो खून करने के लिए निकला तब तुमने उसका पीछा किया, और वहां जाकर जब देखा कि रणधीर खून करने में नाकाम हुआ है तो तुमने उसी घड़ी का फायदा लिया और प्रमिला को मार डाला। झूठ है ये, सब झूठ है। सच्चाई यही है मिस्टर मानिक, सच से ना तो आप बच सकते हैं और नहीं आप सीआईडी से। हाँ? अब आप मुझे हाथ उठाने पे मजबूर ना करें और जल्दी से ये बताओ उस दिन क्या हुआ था। हाँ, ये सच है। रणधीर के प्लान के बारे में मुझे पहले से मालूम था, और मुझे ये भी मालूम था कि रणधीर ने ही कट्टू को पैसे दिए हैं और अजीत को सुपारी प्रमिला का खून करने के लिए। जब अजीत पहली बार खून करने में नाकाम रहा तो फिर अजीत ही गट्टू बनकर प्रमिला को बूंदी घाट के जंगल में लेके आया, और जैसे ही प्रमिला गाड़ी से उतरी रणधीर ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और 5 वार किए, और फिर मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर वो वहां से भाग गई। इसका मतलब प्रमिला पे 6वां वार आपने किया रणधीर के चाकू से, जिसकी वजह से प्रमिला की मौत हुई। हाँ, मैं तंग आ गया था उसकी रोज रोज की मनमानियों से। वो चाहती थी कि जिंदगी भर मैं कठपुतली बनकर उसकी उंगलियों पर नाचता रहूं। असली प्लान तो रणधीर ने बनाया था, मैं तो सिर्फ तमाशे का मजा ले रहा था। और इसीलिए तुमने सीआईडी को फोन कर दिया और बताया कि खून तुमने किया। तुमने सोचा कि जब सीआईडी वाले तहकीकात करेंगे तो सारे सबूत रणधीर के खिलाफ मिलेंगे, और फिर ये भी सोचेंगे कि मानिक जी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि वो रणधीर और नियोनिका को बचाए, है ना? और फिर तुम छूट जाओगे। ऐसा ही सोचा था ना मानिक जी? हाँ, मगर अफसोस कि तुम्हारे सारे किए कराए पर सीआईडी वालों ने पानी फेर दिया। अब जेल में सड़ते बैठना, रणधीर और नियोनिका के साथ जायदाद पाने का नया प्लान बनाते, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।